नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यदि आप इस प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यूअसली लेते हैं तो आगे जो भी आपका एग्जाम होगा जिसमें जीएस पूछी जाती है, यदि आप सपोज कर लें कि एग्जाम में जीएस 25 नंबर की पूछी गई तो आप उस 25 नंबर में से 20-22 नंबर इजीली मार सकते हैं इस प्रैक्टिस सीरीज से ही। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको जो भी प्रश्न नहीं आते हैं उनको लिखिए और बाद में याद करिए, तो आपकी जीएस इससे अच्छे से तैयार होती जाएगी और आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसकी जीएस को आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यूअसली लेना है और वीडियो को अंत तक देखना है। बस इतना ही आप काम कर लेंगे तो आप जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत भारत आया था? आपके ऑप्शन है डाइमेकस, मेगास्थनीज, हुएनसांग या इनमें से कोई नहीं। यदि बात की जाए बिंदुसार की तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक के पिताजी हैं। ठीक है, तो बिंदुसार के समय पर एक सीरियन नरेश थे एंटियोकस। सीरियन नरेश एंटियोकस था। एंटियोकस ने अपने राजदूत को भारत भेजा था जिसका नाम डायमेकस था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश एंटियोकस ने अपने राजदूत डायमेकस को भारत भेजा था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि बात की जाए मेगास्थनीज की तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भारत आया था और इसके द्वारा एक पुस्तिका लिखी गई थी जिसका नाम इंडिका है। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यदि बात की जाए हुएनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो आपका इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एंटियोकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हुमायूं और शेर खान के मध्य चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1531 में, 1532 में, 1539 में या 1540 में। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था आप लोगों को इतना बताना है, तो जल्दी से आंसर करिए। यदि चौसा की युद्ध की बात की जाए तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान के बीच में 26 जून 1939 में हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है हुमायूं और शेर खान के मध्य चौसा का युद्ध 26 जून 1939 को हुआ था, जिसमें शेर खान की विजय हुई थी और शेर खान ने जीत के बाद खुद को शेरशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, तो शेर खान की विजय हुई थी और इसने उपाधि शेरशाह की धारण की थी। शेरशाह की उपाधि धारण की थी शेर खान ने। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 1539 में हुमायूं और शेर खान के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, यदि यहीं पे हम हुमायूं के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को देखें तो उनमें आता है आपका कालिंजर का युद्ध, कालिंजर का युद्ध। इसी में आता है आपका दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध। ठीक है, और यहीं पे आता है आपका कन्नौज का युद्ध, कन्नौज ऑब्लिक बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध। यदि देखा जाए कालिंजर का युद्ध को, कालिंजर का युद्ध हुआ था आपका 1531 में और यह हुमायूं और रुद्रदेव के बीच में लड़ा गया था। हुमायूं और रुद्रदेव के बीच में कालिंजर का युद्ध लड़ा गया था जिसमें विजय हुई थी आपकी रुद्रदेव की। रुद्रदेव की विजय हुई थी और हुमायूं इस युद्ध में पराजित हुए थे। यदि बात की जाए दोहरिया की तो दोहरिया युद्ध हुआ था आपका 1532 में, 1532 में और यह महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था और यह हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था जिसमें
हुमायूं की जीत हुई थी। यदि बात की जाए कन्नौज या बिलग्राम की युद्ध की, यदि बात की जाए कन्नौज या बिलग्राम युद्ध की, तो यह युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर खान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेर खान की विजय हुई थी और शेर खान ने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था। ठीक है। कन्नौज का युद्ध हारने के बाद जैसे तैसे बच के हुमायूं सिंध चला गया और शेरशाह सूरी ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। यदि हुमायूं की जीवनी की बात करें तो इनकी जीवनी है हुमायूंनामा, और हुमायूंनामा इनकी सौतेली एक बहन थी जिनका नाम गुलबदन बेगम था, उनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा है, जिसकी लेखिका है हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूमि कर के विरोध में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब किया था? तो आपको बताना है बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1928 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आंसर करना है आप लोगों को। यदि बात की जाए 1917 में, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका, और इसका नेतृत्व जो किया था गांधी जी ने किया था। तो आपको याद रखना है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। यदि बात की जाए 1918 की, तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था कि जिसका नेतृत्व भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। यदि बात की जाए 1919 में, तो 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट भी आया था। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, तो 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। यदि बात की जाए 1928 की, तो 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? आपके ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, थायमिन, बायोटिन या साइनोकोबालामिन। तो आपको बताना है B12 या विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा। तो आपको बताना है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए के का रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन के का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए, विटामिन B2, विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाए, विटामिन B7 और विटामिन ई और विटामिन सी। ठीक है, तो आपको इन सब के रासायनिक नाम बताने हैं, तो बताइए क्या होंगे। यदि विटामिन के का रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका नाम होता है फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन। विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। यदि विटामिन ए का रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन B1 की बात की जाए तो इसका नाम होता है आपका थायमिन। थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होगा। राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होगा। नियासिन होगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होगा। बायोटिन। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे बायोटिन। ठीक है, बायोटिन से आपकी स्किन और बाल चमकदार बनते हैं, तो आपको ज़रूरत है खाने बायोटिन लेने की। तो आजकल मार्केट में तो बायोटिन के कैप्सूल भी आ गए हैं, लेकिन उनको खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाने में ही ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जिसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स पाया जाता हो। ठीक है, तो खाने में अपनी डाइट में
ऐसे प्रोडक्ट को शामिल करिए जिसमें विटामिन B7 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता हो। ठीक है। यदि विटामिन ई का रासायनिक नाम देखा जाए तो इसको बोलते हैं टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल। यदि विटामिन सी का रासायनिक नाम देखा जाए तो इसका होता है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। तो आपके विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। यदि आपसे यहीं पर एक सवाल पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट का घटक पाया जाता है, तो आपको याद रखना है विटामिन B12 उसका आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो संघ सूची का विषय नहीं है। आपके ऑप्शन है वजन और माप मानकों की स्थापना, सेना, जंगली जानवरों का संरक्षण या पासपोर्ट। यदि पासपोर्ट को देखा जाए तो यह आपका संघ सूची का विषय होता है। सेना भी आपकी संघ सूची का विषय है। सेना कोई भी सेना हो, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाएं आपकी संघ सूची का विषय होती हैं। और यदि बात यहाँ पे की जाए वजन और माप की तो ये भी आपका संघ सूची का विषय होता है। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवरों का संरक्षण संघ सूची का विषय ना होकर समवर्ती सूची का विषय है। पहले जंगली जानवरों का संरक्षण राज्य सूची का विषय हुआ करता था, जिसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है। तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन से पहले जंगल और जंगली जानवरों का जो संरक्षण था राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन संविधान संशोधन 42 के अंतर्गत समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई सड़क को किस ब्रिटिश गवर्नर ने ग्रैंड ट्रंक रोड कहा? ठीक है। तो जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड को ही कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया रोड था उसे किस ब्रिटिश गवर्नर ने ग्रैंड ट्रंक रोड कहा था? आपके ऑप्शन है ऑकलैंड के द्वारा, लिनलिथगो के द्वारा, डफरिन के द्वारा या वेलेजली के द्वारा। यदि बात की जाए ग्रैंड ट्रंक रोड की तो ग्रैंड ट्रंक रोड अफगानिस्तान से भारत होते हुए बांग्लादेश तक फैला हुआ था। बांग्लादेश तक फैला हुआ था और इस रोड को एशिया का सबसे बड़ा और पुराना रोड माना जाता है। ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा पुराना रोड ग्रैंड ट्रंक रोड माना जाता है और यह अफगानिस्तान से इंडिया होते हुए बांग्लादेश को जोड़ता था। ठीक है। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई सड़क को ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड कहा था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, वैलेंटाइन सिरोल, अरविंद घोष या दादा भाई नेरोजी। यदि बात की जाए भीमराव अंबेडकर जी की तो इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है। तो अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट थी और वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट। ठीक है। अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एसेज ऑन गीता। एसेज ऑन गीता। तो आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी होंगे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। यदि बात की जाए लैक्टिक एसिड की तो लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, यानी लैक्टिक एसिड का संबंध दूध से है। यदि बात की जाए फॉर्मिक एसिड की तो फॉर्मिक एसिड आपका चींटी, ततैया और बिच्छुओं में पाया जाता है।
यदि बात की जाए सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड जो है आपका खट्टे फलों में पाए जाने वाला एसिड है। तो आपका इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो चाइनीज खाने में सिरका यूज किया जाता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, कलपक्कम परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, यूपी में या तमिलनाडु में। यदि कर्नाटक में परमाणु केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पे भद्रा परमाणु केंद्र है। महाराष्ट्र में आपका तारापुर परमाणु केंद्र है, तारापुर परमाणु केंद्र। और यूपी में ननौरा परमाणु केंद्र है, ननौरा परमाणु केंद्र स्थित है आपके यूपी में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कलपक्कम परमाणु केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इटाई इटाई नामक रोग किस धातु के कारण होता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रेट के कारण, कैडमियम के कारण, आयरन के कारण या आर्सेनिक के कारण। यदि बात की जाए नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट के कारण होने वाला रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ठीक है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है। यदि बात की जाए इटाई इटाई रोग, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम के द्वारा या कैडमियम के पॉल्यूशन के द्वारा इटाई इटाई रोग होता है। यदि बात की जाए आयरन की, तो आयरन की कमी के कारण अनीमिया नामक रोग होता है, जिसमें शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। ठीक है, यदि बात की जाए आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक से होने वाला रोग आपका कैंसर है। यदि आप आर्सेनिक युक्त पानी पीते हैं या भोजन सेवन करते हैं तो आपको कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन है सोनपुर बिहार में, हरियाणा में, लद्दाख में या राजस्थान में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है कोसी है, नर्मदा है, यमुना है या गोदावरी है। तो आपको राइट ऑप्शन चुन के बताना है कौन सा होगा। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए भाई तो मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो आप इतनी मेहनत करिए, यदि सरकारी नौकरी चाहिए भाई तो मेहनत तो करनी होगी, बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, ना कोई कुछ देता है। तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि आगे जो 4-6 महीने बाद जो भी पेपर होंगे आपके, तो उनमें आपको सिलेक्ट होना है। आपको एक ही मोटिव के साथ तैयारी करनी है कि आगे जो भी एग्जाम आएगा उसको क्लियर करना है। ठीक है, आपको एक ही मोटिव के साथ तैयारी करनी है कि आगे जो भी एग्जाम आएगा उसमें हमें सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, इसी मोटिव के साथ आप तैयारी में जुटे रहिए और इस प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यूअसली लेते रहिए। इससे आपके जीएस में इंप्रूवमेंट टाइम टू टाइम होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बैंकिंग सुधार से कौन सी समिति संबंधित है? आपके ऑप्शन है कस्तूरी रंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, नरसिम्हा समिति और चेलैया समिति। तो आपको बताना है बैंकिंग सुधार से कौन सी समिति संबंधित है। यदि बात की जाए चेलैया समिति की, तो चेलैया समिति आपके कर सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति की बात की जाए तो आपका बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि बात की जाए बलवंत राय मेहता समिति की, तो यह पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज्य से संबंधित है आपका बलवंत राय मेहता समिति। यदि बात की जाए कस्तूरी रंगन समिति की, तो कस्तूरी रंगन समिति आपकी शिक्षा सुधार से संबंधित है, शिक्षा सुधार से संबंधित है आपकी कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय कौन लेता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद खड़े होते हैं उस पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रक्तदाता समूह कौन सा है?
आपके ऑप्शन है ओ, ए, बी, ए या बी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ओ को हम सर्वदाता रक्त समूह मानते हैं और यदि ए बी की बात की जाए तो इसे सर्वग्राही माना जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह हो जाएगा आपका ए बी और सर्वदाता होगा आपका ओ। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, खसरा खाली स्थान के कारण होता है। तो आपको बताना है खसरा किस विषाणु के कारण होता है। वेरिओला के कारण, पैरामिक्सो वेरिसेला विषाणु या रुबेला विषाणु के कारण। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, खसरा रुबेला विषाणु के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आपके ऑप्शन है किलिमंजारो, एलब्रुस, ओजस डेल सलाडो, चलादो नहीं सलाडो, सलाडो। ठीक है, ओजस डेल सलाडो या माउंट एवरेस्ट। तो आपको बताना है काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एलब्रुस काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, किलिमंजारो आपकी तंजानिया में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी किलिमंजारो है। ठीक है, यदि बात की जाए ओजस डेल सलाडो तो यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी होगी ओजस डेल सलाडो। और बात की जाए माउंट एवरेस्ट की तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में रण उत्सव मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, मणिपुर में, नागालैंड में या गुजरात में। यदि बात की जाए महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। यदि मणिपुर में बात की जाए तो मणिपुर में मनाया जाता है आपका कचाई लेमन, कचाई लेमन। ठीक है, तो कचाई लेमन उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। यदि बात की जाए नागालैंड की तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको मनाया जाता है नागालैंड में। तो रण उत्सव जो है आपका गुजरात में मनाया जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो आपको बताना है आरएसएस की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1924 में किया गया था। और बात की जाए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। यदि बात की जाए सुभाष चंद्र बोस की तो इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा 1924 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, तो आरएसएस की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे आपके केशव बलिराम हेडगेवार। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी।